हाउ सक्सेसफुल इज एंटी स्कैन, जिसमें आप पता लगाते हैं कितना इसमें 100% आपको पता चल जाता है, तो उसमें कितना स्ट्रेस रोल प्ले करता है? स्ट्रेस फैक्टर तो मेरे ख्याल से हर प्रॉब्लम की जड़ है। ओके। प्री एक्लेम्शिया सुपर इम्पोज्ड ऑन क्रॉनिक हाइपरटेंशन, तो अब मैं उसको प्री एक्लेम्शिया की कैटेगरी में रखूंगी और ये मेरे लिए करेला और नीम चढ़ा वाली बात बिल्कुल सही कहा आपने, करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई। जागरूकता जगानी पड़ेगी, तो यदि डॉक्टर ने कहा है तो माननी पड़ेगा, कोई डॉक्टर बिना वजह तो बोलेगा नहीं, जो चीज हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो यदि एक बार वो एक्लेम्शिया की स्टेज पे पहुंच गई, यानी ये सारी स्थिति के बैकग्राउंड में दौरे या झटके आने लगते हैं, उसे एक्लेम्शिया कहा जाता है। आगे की स्टेज होगी, वो आगे की स्टेज और लास्ट स्टेज जैसी होगी, जिससे ब्रेन पे असर आ रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बताई प्लेसेंटा की है, तो प्लेसेंटा जब तक शरीर में है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, साथ ही जो हेल्थ केयर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी मुलाकात हम आपसे कराते हैं, ताकि आप तरह तरह की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके बारे में बारीकी से जान सकें और अपने जो निर्णय हैं, जो अपनी हेल्थ है, उसका अच्छे तरह से ध्यान रख सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर स्मिता ढेंगले जी से, जो कि फीटल मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं। वर्तमान में वे बंसल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आज हम उनसे जो चर्चा करेंगे वो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं में उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, साथ ही इससे जुड़ी हुई एक और समस्या होती है जिसे प्रीक्लैम्सिया बोलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। समझना चाहेंगे कि इसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आगे आकर आप महिलाओं को या गर्भवती महिलाओं को हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर स्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने हमारे इंट्रोडक्शन से जान ही लिया होगा मैम कि आज के टॉपिक किस तरह के हैं, तो हम चाहेंगे कि इन दोनों विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दे कि ये दोनों कंडीशंस क्या हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर का बढ़े हुए होना और प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये तो थोड़ी सी अलग बातें हो जाती हैं। किसी महिला का हो सकता है ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ हो, जिसे हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं, कि किसी कारण की वजह से हो सकता है उन्हें ब्लड प्रेशर किडनी की प्रॉब्लम की वजह से हो, या समय के हिसाब से उनको आ गया है वो प्रॉब्लम, या डायबिटीज की शिकायत के साथ साथ उनकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आ गई है। तो वो एक सेट ऑफ महिलाएं हो गई जिन्हें की ब्लड प्रेशर ज्यादा है। दूसरी स्थिति आती है कि ओनली प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है। ये ब्लड प्रेशर अक्सर 20 हफ्ते के बाद में बढ़ना शुरू होता है, और बीपी बढ़ने के साथ साथ इसमें यूरिन में प्रोटीन भी आने लगता है। यानी जब हम यूरिन टेस्ट करने जाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा आने लगती है, मतलब किडनीज थोड़ी सी अफेक्ट होना शुरू हुई है। और ये बहुत स्पेसिफिक है, या बहुत मान के चलिए कि ये प्रेगनेंसी के टाइम में ही चीज होती है, तब हम इसे प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम में ही बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर है। ये पहले महिला नॉर्मल थी, पर प्रेगनेंसी के दौरान में इसमें दिक्कत आई। ओके, तो दिस इज प्री एक्लेम्शिया। ओके। तो मैम, जैसा कि आपने बताया है कि प्रेगनेंसी के पहले महिला नॉर्मल थी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो उसके स्पेसिफिक रीजन क्या पाती हैं? क्या ऐसे कारण हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं? अब देखिए, काफी रिसर्च के बाद हमें ये समझ में आया है कि जो प्लेसेंटा होता है, आवल होती है। अब प्रेगनेंसी आना एक बहुत ही प्राकृतिक चीज है, तो जो प्लेसेंटा तैयार हो रहा है वो प्लेसेंटा ठीक से नहीं बन रहा है। प्रेगनेंसी का आना एक बहुत ही, कहना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो जो प्लेसेंटा आवल तैयार हो रही है अंदर, उसमें माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है, जो चेंजेस आने चाहिए बॉडी में, वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, और उसका एक बहुत कारण बनता है जिससे कि ये प्री एक्लेम्शिया होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये प्रॉब्लम को होने से हम रोक नहीं सकते, पर हाँ, इसमें थोड़े से बदलाव ला सकते हैं जी। तो इसको हमको ध्यान देना पड़ता है कि ये आने की आशंका जी। तो जैसे आपने बताया है कि इसको रोका नहीं जा सकता, और ये जो आपने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आवल तैयार हो रही होती है तो उसमें किसी तरह के जो प्रोसीजरल दिक्कतें हैं, जो ह्यूमन बॉडी में जो नेचुरल प्रोसेस होता है, और वो अगर ठीक से नहीं हो रहा है, और वो आवल जिस क्वालिटी की या जिस तरह की बननी चाहिए अगर वो नहीं बन पा रही, तो उससे ये कॉम्प्लिकेशन आता है। तो और आपने ये कहा कि इसको रोक नहीं सकते हैं, तो इसके प्रिवेंशन के लिए कोई ऐसे मेजर्स हो, या मेडिकल साइंस ने अगर कुछ ऐसी चीजें तैयार की हो या आपके ऑब्जर्वेशंस हो, तो उनमें आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि इसको लेकर के आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप किस तरह के स्टेप्स लेते हैं?
एक बहुत ही अच्छी चीज हुई, एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था इस चीज को लेकर, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और स्पेशली हम देखें तो इंडिया में भी प्री एक्लेम्शिया का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। तो इसको रोकथाम के लिए बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था। उसमें ये पाया गया कि जो अमल तैयार हो रही है उसमें जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्त धमनियां कहते हो या ब्लड वेसल्स है, उनके चेंजेस बराबर नहीं हो रहे हैं, तो उससे ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम आता है। तो यदि हमको वो ठीक से चाहिए है तो उसके लिए एस्पिरिन नाम की टैबलेट रहती है जो देना होती है। अब उसके पीछे भी एक ये चीज है कि यदि हम ये जान ले कि कौन सी महिलाएं हैं जिनको एस्पिरिन की टैबलेट देना है, जिनको ये फायदा होगा, तो उसके लिए 12 हफ्ते पे जो एक एंटी स्कैन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन रहता है। उसमें हम बेबी को भी बहुत ध्यान से देखते हैं और उसी टाइम पे 12 हफ्ते के एंटी स्कैन पर ही हम एक यूट्राइन आर्टरी डॉपलर देखते हैं। यूट्राइन आर्टरी यानी जो यूट्रस को सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी है, मेन ब्लड वेसल है, ये उसी का प्रॉब्लम होता है। तो यदि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में स्पेसिफिक चीजें देखनी होती है अल्ट्रासाउंड में, यदि उसमें प्रॉब्लम पकड़ में आती है तो हम एस्पिरिन की टैबलेट चालू करते हैं 150 मिलीग्राम के डोज में। वो रोज रात को लेनी होती है और एक बार ये चालू हुई तीसरे महीने पे तो ये 8वें महीने तक लेते रहते हैं। जब इस टैबलेट को हम बिल्कुल 90% तक कोई महिला लेती रहती है तो ये प्री एक्लेम्शिया का इंसिडेंस हम 85% तक रोक सकते हैं। मतलब काफी अच्छा सक्सेस। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है और इसलिए हम हर महिला को कहते हैं कि ये एंटी स्कैन तो आप जरूर करवाइए, बेबी के लिए भी और मदर के लिए जी। तो ये हमारे लिए गढ़ जीतने जैसी बात हो जाती है। तो जैसे आपने बताया कि जो एंटी स्कैन है इसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये प्री एक्लेम्सिया है या नहीं है। तो इसके पहले कोई ऐसे सिग्नल्स अगर मिलते हो या कोई ऐसे सिम्टम्स आते हो जिससे कि आप अंदाजा लगा पाए या पेशेंट के घर वाले अंदाजा लगा पाए कि जो पेशेंट है या प्रेग्नेंट महिला है, पेशेंट तो खैर नहीं कहना होगा, तो वो अपने इस समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, अक्सर प्री एक्लेम्शिया के लिए हम कहेंगे तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना 20 हफ्ते के बाद से, ये हमारी डेफिनेशन में जाता है। हम ये जो एंटी स्कैन के टाइम पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके पहले से अर्ली कर रहे हैं, तो ये बहुत अर्ली डिटेक्शन वाली चीज है, इसलिए मैंने कहा कि एंटी स्कैन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हाउ सक्सेसफुल इज एंटी स्कैन, जिसमें आप पता लगाते हैं कितना इसमें 100% आपको पता चल जाता है? एंटी स्कैन की टाइम पर जब हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर देख रहे हैं और उसमें हमारी वैल्यूज काफी बढ़ी हुई आ रही है और जब हमने अपनी एस्पिरिन टैबलेट चालू करी है तो इसका इंसिडेंस जैसे मैंने भी बताया कि 85% तक हम कम कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़े ट्रायल की रिसर्च के बाद हमारा निष्कर्ष निकला हुआ है जी। तो इसमें आपने बताया कि एस्पिरिन की बहुत अच्छा भूमिका है। तो मेन पार्ट तो मैम ये एक हमने प्री एक्लेम्सिया के बारे में बात कर लिया। अब बात आती है जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उच्च रक्तचाप की समस्या जो होती है, तो ये भी आप बता रहे हैं कि पोस्ट कंसीव करने के बाद ही डिटेक्ट होती है जी। ये हाई ब्लड प्रेशर जो हो रहा है, ये यदि कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है या फिर उम्र उनकी ज्यादा है या पिछली प्रेगनेंसी में भी इस तरह की दिक्कत हुई है तो इस बार भी उनको दिक्कत ज्यादा होगी, या डायबिटीज ऑलरेडी है या टाइप 1 डायबिटीज है कि बचपन से ही उनको डायबिटीज बने तो कुछ ऐसे ग्रुप हो जाता है, या फिर उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज बने, ये लोग जो रहते हैं इनमें थोड़ी सी रिस्क ज्यादा रहती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस अगर राइट, इन लोगों में थोड़ी सी चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स कह सकते हैं। और इन लोगों को हम और ज्यादा ध्यान से देखते हैं कि इनमें चांसेस है तो इनकी स्क्रीनिंग हम ज्यादा अच्छे से करें, निगरानी में ज्यादा रखें। और ये 20 हफ्ते के, और जब भी आप एंटीनेटल केयर के लिए आते हैं, आप आपके डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी के बाद जा रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर तो चेक होता ही है, यूरिन टेस्ट तो होती है। तो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना, यूरिन में प्रोटीन आना, ये हमारे लिए सबसे पहले पॉइंट्स है। उसके अलावा हो जाता है कि कभी कभी माताएं आती है कि हमारे सडनली ब्लड ये जो वजन है वो ज्यादा बढ़ जाता है, हमारे कपड़े टाइट हो जा रहे हैं या हाथ की अंगूठी टाइट हो जा रही है, ये प्रॉब्लम्स लेके वो सबसे पहली बार आती है। या फिर वो कहती है हाथ पैर में सूजन आ रही है, ये स्वेलिंग्स हैं या कुछ और है? तो अब ये हो जाता है कि स्वेलिंग को बहुत ज्यादा हम पॉइंट कभी-कभी नहीं मानते क्योंकि प्रेगनेंसी में तो ये होता ही है, यूजुअली देखा जाता है कि होती है। तो उसके साथ जब भी कोई लेकिन कंप्लेंट लेकर आता है तो हम उसको नजरअंदाज नहीं करते, हम उसके साथ साथ ये चीजें देखते हैं कि कोई और दूसरी प्रॉब्लम्स की है तो फिर हम एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि क्या आपको सर दर्द हो रहा है, क्या आपको क्या आगे धुंधलापन हो रहा है, पेट दर्द है क्या, आपका यूरिन आउटपुट कैसा है, इन्हें आप दिन भर में कितनी बार यूरिन पास कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमें अंदाजा देती है कि क्या ये पेशेंट या क्या ये मदर जो है इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। फिर यूरिन टेस्ट करके देखते हैं, यदि प्रोटीन आ रहा है तो क्या ये प्री एक्लेम्शिया की स्टेट में जा रहे हैं, क्या वो किस हद तक आगे जा सकते हैं। तो इसलिए आपकी छोटी भी दिक्कत हो तो वो आप डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें ताकि हम उसको आगे के मामले में सोच सकते हैं जी। तो ये कुछ कंडीशंस तो जो हो गई आपकी कि बायोलॉजिकल है, कुछ ऐसी होती है कि जो स्ट्रेस इम्यून होती है,
तो इसमें कितना रोल स्ट्रेस प्ले करता है, क्योंकि आजकल वर्किंग मदर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनके कामकाज का भी उनके पास लोड है, और साथ में वो जब वो कंसीव करती हैं तो उनका लोड और बढ़ रहा होता है। बिल्कुल सही। तो उसमें कितना स्ट्रेस रोल प्ले करता है? स्ट्रेस फैक्टर तो मेरे ख्याल से हर प्रॉब्लम की जड़ है। ओके, ये तो हर प्रॉब्लम की जड़ है, इसलिए और स्पेशली आपने बहुत सही बात की है कि वर्किंग लेडीज के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों चीजें बैलेंस करना। इसीलिए मैं इस मंच पे जरूर कहूंगी कि प्रेगनेंसीज हमेशा प्लान्ड प्रेगनेंसीज होना चाहिए, ताकि हम अपनी बाकी सारी चीजों को जितना हो सके एक तरफ से सॉर्ट आउट करके रख लें और फिर प्रेगनेंसी पे थोड़ा ध्यान दे सकें, और जितना हो सके अपने स्ट्रेस लेवल्स कम रखें, क्योंकि वो मुश्किल तो करेगा। दूसरी चीज ये है कि अपने डॉक्टर की विजिट से भी आप ठीक से रखते हैं, अपनी सारी टेस्ट बराबर करते रहते हैं, तो यदि प्रॉब्लम्स आ भी जाएं तो उनको हम निपट सकते हैं। तो जैसे आपने प्लान प्रेगनेंसी वर्ड यूज किया, तो हमारे दर्शकों को थोड़े से कुछ पॉइंट्स में आप बताएं कि प्लानिंग में क्या कुछ उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हाँ, प्लानिंग में ये है कि आप सबसे पहले ये जाने कि भाई आप फिजिकली और मेंटली और इमोशनली 3 पॉइंट्स पर कितना, और उसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड करूंगी, फाइनेंशियली कितना आप एक अगली प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगला बच्चा लाने के लिए। तीसरी बात एक और आ जाती है कि आपके पास कितना सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि हमें सपोर्ट तो लगता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, न्यूक्लियर फैमिली से इसलिए क्योंकि जब मदर्स आ रही हैं हमारे पास तो वो कहती है कि मैडम छोटा बच्चा है, हम इस अपॉइंटमेंट पे नहीं आ सकते, या बच्चे को स्कूल से लाना है, या नौकरी पे जाना है, तो ये आपके स्ट्रेस के पॉइंट्स आते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, यदि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, वो कुछ भी हो सकती है, थायराइड हो सकता है, बीपी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, वो कितना कंट्रोल है, तो पहले हम आपके डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये हम अगली प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, हम इसको कंट्रोल में ले आए, उसके बाद अगली प्रेगनेंसी में तो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स को चीजें ऐड करेंगे। दूसरा, फाइनेंसेस तो डेफिनेटली मेडिकल चीज बोलिए या कुछ और भी बोलिए, हमें पैसे तो लगना है, व्हाटएवर हम जो भी कुछ प्लान कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस हमारे ऊपर और नहीं आना चाहिए। भगवान न करे कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ जाता है। इंश्योरेंस प्लान बजट है आपको सब एक्सीड करते हैं, समटाइम्स मल्टीपल हो जाता है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर कर रही है नहीं कर रही है, वो भी एक चीज आ जाती है। तो ये इस तरह से प्लान्ड प्रेगनेंसी मैं कहती हूँ कि करें तो आपके स्ट्रेस लेवल्स थोड़े से कम रहें। दूसरा, कॉन्ट्रासेप्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज रहती है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर वाली एक बात बहुत अलग रहती है, पर हाँ, कॉन्ट्रासेप्शन और प्लान्ड प्रेगनेंसी ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर महिला को जानना चाहिए और उसके हिसाब से प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं, इनको जब बार बार पेशेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, जब प्रेग्नेंट महिलाएं आपके पास आती हैं तो उनको आप किस तरह से डायग्नोज करती हैं ताकि इन दोनों कंडीशंस का पता चल सके, फिर हम इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। जब भी एक प्रेग्नेंट महिला हमारे पास आती है तो हम उनका ब्लड प्रेशर तो हमेशा चेक करते ही हैं। जब वो कोई बहुत स्पेसिफिक कंप्लेंट के साथ आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सूजन आ रही है या सिर दर्द है या आंखों के आगे धुंधलापन दिख रहा है, तो इस तरह वाली कंप्लेंट्स को हम और सीरियसली लेते हैं। ब्लड प्रेशर चेक हुआ है और ऐसी कंप्लेंट है, उसके साथ साथ हम यूरिन टेस्ट सबसे पहले करते हैं। यदि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है तो हम उसको लेबल करते हैं कि ये प्रीएक्लेम्पशिया के स्टेट में है। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि उनकी पिछले ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड कैसा था, उसके मुकाबले आज के तारीख में ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ पाया, वो अनुपात में देखा जाता है। किसी एक वैल्यू को मैं बढ़ा हुआ नहीं बोलूंगी, वो डिफरेंस देखूंगी कैसा है। और फिर उसके बाद उनको प्रीएक्लेम्पशिया लेबल करा हुआ है मैंने, तो फिर मैं उनको पहले टैबलेट्स दूंगी ताकि उनका ब्लड प्रेशर कम होने की। सबसे पहली बात आती है रेस्ट, कि वो रेस्ट पे जाएं। यदि नौकरी वगैरह कर रही हो तो मैं उनको बोलूंगी कि वो छुट्टी डालें, टैबलेट्स लें, रेगुलर हमारे पास विजिट के लिए आए कि वो टैबलेट्स जो दी है उनसे कुछ असर कम हो रहा है कि नहीं, ब्लड प्रेशर कम आ रहा है कि नहीं, वो मॉनिटरिंग या तो वो मॉनिटरिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ फिर मैं कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बोलूंगी उनको करने के लिए, जो मेरे लिए बेसलाइन टेस्ट हो जाएंगे। जैसे उनकी किडनी फंक्शन कैसी चल रही है, कि भाई ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का असर उन पर किडनी पर तो नहीं पड़ रहा, लिवर पर तो नहीं पड़ रहा, लिवर फंक्शन टेस्ट है जी। उसके साथ साथ ये होता है कि ब्लड की बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होती है जिसमें प्लेटलेट्स वगैरह का काउंट देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत आगे के इफेक्ट होते हैं जो कि आ सकते हैं, तो हम पहले बेसलाइन टेस्ट करके रखें। तो यहाँ आता है इम्पोर्टेंस मॉनिटरिंग का। ये बेसलाइन टेस्ट होगी, उसके बाद जब भी मैं उनको बुला रही हूँ तो उनको मॉनिटरिंग के लिए आना पड़ेगा। मल्टीपल बार, बहुत बार हम टेस्ट करने का बोल सकते हैं, तो वो टेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से प्री-एक्लेम्पशिया की मदर्स को हम अपनी मॉनिटरिंग में रखते हैं। तो सेम इज विद जो हाई ब्लड प्रेशर है।
हाई ब्लड प्रेशर वाली महिलाएं जो रहती हैं वो शुरू से ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट ले रही होती है उससे हम उनको बदल के और प्रेगनेंसी में जो सेफ टैबलेट है उस पे लेकर आते हैं। और उनके लिए भी इसी तरह से, क्योंकि अब मैं उनको बोलूंगी प्री एक्लेम्शिया सुपर इम्पोज्ड ऑन क्रॉनिक हाइपरटेंशन, तो अब मैं उसको प्री एक्लेम्शिया की कैटेगरी में रखूंगी। और ये मेरे लिए करेला और नीम चढ़ा वाली बात बिल्कुल सही कहा आपने, करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई। और इनके लिए मुझे और ज्यादा निगरानी रखनी रहेगी, क्योंकि इनके किडनी लिवर पे पहले से ज्यादा असर आया हुआ रहेगा ब्लड प्रेशर की वजह से, तो मुझे इनके ऊपर और ज्यादा निगरानी। तो हाँ, इनकी टेस्ट ज्यादा होंगी, इनकी विजिट्स ज्यादा होंगी, पर हाँ डेफिनेटली इनको हमारे पास ज्यादा बार आते रहेंगे। तो अभी जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि वर्किंग मदर्स होती हैं या फिर फैमिली में भी बहुत सारे उनके साथ चैलेंजेस होते हैं कि साहब सासू माँ ने मना कर दिया, बच्चा छोटा है या कोई और वजह है, तो आपने कहा कि इधर तो आपको जरूरत है कि वो रेगुलर विजिट करें ताकि आप उनको मॉनिटर कर सकें, जो उनके पैरामीटर्स हैं वो सब सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और उधर उनका क्या जॉब की वजह से या फैमिली की वजह से आना मुश्किल होता है। तो मान लीजिए ये कंडीशन, दोनों कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, अनअटेंडेड छूटती हैं, तो आगे जाकर के किस तरह की समस्या या हैजर्ड में, या हैजर्ड तो नहीं बोलेंगे कि मतलब किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में ये जा सकती है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समय पे हम ये नहीं कह सकते कि मेरी जॉब की वजह से हम नहीं आ पाए। जैसे मैंने भी बोला, हम उनसे बिल्कुल कहते हैं कि वो छुट्टी करें और घर पे आराम करना, क्योंकि वही उनके लिए बहुत जरूरी रहता है। ये भी हम नहीं कह सकते कि घर के किसी ने मना करा, क्योंकि थोड़ी जागरूकता कम है इस चीज के लिए, तो हम उनको सेंसिटाइज करते हैं। जागरूकता की बात है तो ये अर्बन रूरल की भी मैं पूछूंगा कि इसमें कौन सा मतलब जो वर्ग है जो ज्यादा आपको लगता है कि चैलेंजिंग है? मैं कहूँगी दोनों ही तरफ चैलेंजिंग है हमारे लिए। अर्बन पॉपुलेशन भी उतना ही अनअवेयर है, ये जागरूकता अर्बन पॉपुलेशन में भी कम है, क्योंकि बात वही आ जाती है, घर में किसी को नहीं हुआ था तो घर के लोग बोल रहे हैं कि ये कौन सी चीज है, हमने तो कभी सुनी ही नहीं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जागरूकता हमें लानी पड़ेगी, जागरूकता जगानी पड़ेगी। तो यदि डॉक्टर ने कहा है तो माननी पड़ेगी, कोई डॉक्टर बिना वजह तो बोलेगा नहीं। दूसरी बात ये आ जाती है कि फिर इनको मॉनिटरिंग के लिए बुला रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्री एक्लेम्शिया में यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता जाता है तो इसका असर ब्रेन पर होता है, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। ब्रेन पे असर होने पे वो महिला को दौरे आने लगते, झटके आने लगते, जो चीज हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो यदि एक बार वो एक्लेम्शिया के स्टेज में पहुंच गई, यानी ये सारी स्थिति के बैकग्राउंड में दौरे या झटके आने लगते हैं, उसे एक्लेम्शिया कहा जाता है। आगे की स्टेज होगी वो, आगे की स्टेज और लास्ट स्टेज जैसी होगी, जिससे ब्रेन पे असर आ रहा है, उससे हम बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए थे, तो वो जानलेवा साबित हो सकता है, जो हम नहीं चाहते। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग, इसीलिए बार बार हॉस्पिटल आना, डॉक्टर की निगरानी में रहना, इतने टेस्ट करना, वो इसीलिए किया जाता है। तो अब इसके बाद चलेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी बात सुनकर के जरूर डर लगा होगा, लेकिन हम अब उनके डर को दूर करने की बात करेंगे कि इस चीज के, इन दोनों कंडीशंस के मेडिकल साइंस ने किस तरह के उपाय खोज रखे हैं, यानी कि हम बात करेंगे ट्रीटमेंट और उपचार की। बिल्कुल, ये स्थिति में डरने जैसी चीज नहीं है, बस ये है कि आपको डॉक्टर की बात माननी है। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यूरिन में प्रोटीन आ गया है, कोई बात नहीं, जो स्थिति बन गई है हम उसको बदल नहीं सकते, पर हम उसको थाम सकते हैं, रोक सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है, मैनेज कर सकते हैं। आपको टेस्ट इसलिए करना है ताकि हम उस पैरामीटर से समझ पाए कि कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गन पे कितना डैमेज हुआ है। अब हमने ब्लड प्रेशर कम करने के लिए टैबलेट्स दे दी हैं, उनका असर आता है डेफिनेटली। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेगनेंसी कौन से समय में चल रही है, कितना महीना चल रहा है आपका, क्योंकि इसका अल्टीमेट उपचार होता है कि हमको डिलीवरी करानी पड़ती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बताई प्लेसेंटा की है, तो प्लेसेंटा जब तक शरीर में है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। तो अल्टीमेट इसका ट्रीटमेंट होता है डिलीवरी कराना। अब हम चाहते हैं कि बच्चा जो अंदर है वो कितना अंदर पनप सकता है और कितना मम्मा को हम ब्लड प्रेशर बढ़ने की स्थिति में रख सकते हैं। तो ये बहुत फाइन बैलेंस होता है, हमें बेबी भी अच्छा चाहिए, हमें मम्मा भी अच्छी चाहिए, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी माँ है हमेशा। तो हमें वो तोल मोल करना है, फाइन बैलेंस बनाना रहता है। तो यदि आप बिल्कुल आपकी डिलीवरी डेट के आसपास तक है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि भाई डिलीवरी करा भी दी तो हमें कम वजन का बच्चा मिला है, फिर वो हम संभाल पाए। यदि ये स्थिति बहुत जल्दी बन गई है तो थोड़ा सा कमजोर बच्चा मिलेगा, तो वो देखना पड़ता है कि कितना वो बच्चा बाहर संभल पाएगा। तो ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स देना बहुत जरूरी है। यदि कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, एक्लेम्शिया हो गया है, तो फिर तो उसी समय हमको डिलीवरी करना, तो नहीं बच्चा कितना ही बड़ा क्यों या कितना ही छोटा क्यों। जब कम टाइम की प्रेगनेंसी है तो बीपी की टैबलेट्स के साथ साथ हम स्टीरॉइड्स वगैरह दे देते हैं ताकि बच्चे की फेफड़े मजबूत हो जाए। मैक्सेल्फ जैसी एक चीज रहती है जो एक्लेम्शिया वाले को देते हैं ताकि वो झटके दौरे जो आए हैं मदर को
वो थोड़े कम हो जाए, वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए और फिर उसका सिजेरियन करके हम बेबी आउट कर लें। और जैसी डिलीवरी हो जाती है उसके डिलीवरी होने के 24 से 48 घंटे के बाद से माँ में सारे चेंजेस नॉर्मल होने लगते हैं और मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रहना इज द बेसिक थिंग। तो मैम ये तो हो गई इलाज की बात, ट्रीटमेंट की बात। अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि क्या इन दोनों कंडीशंस का जो बेबी होता है उस पर किसी तरह का असर पड़ता है? देखिए, यदि क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली कोई माता है तो उनमें बेबी को जो ब्लड सप्लाई जाना है हो सकता है कि वो शुरू से ही कम रहे, क्योंकि उनकी जो हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड वेसल्स है उसमें चेंजेस आए हुए हैं, तो उनमें थोड़ा सा चांस ज्यादा होता है कि वो बच्चे की ग्रोथ कम हो, तो उनके लिए चांस ज्यादा है कि बच्चे का वजन कम हो। ऊपर से प्री-एक्लेम्पशिया हो गया तो और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे का ग्रोथ बराबर ना हो। अब दूसरी स्थिति है कि एक प्री-एक्लेम्पशिया हुआ है, असली माता को पहली बार ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, प्री-एक्लेम्पशिया वाली स्थिति, तो इन माताओं में भी ग्रोथ की कमी आ सकती है। और दोनों ही स्थिति में एक होता है कि यदि ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हुआ कि हमें डिलीवरी करानी पड़ जाती है, तो ये स्थिति हो गई प्रीमेच्योरिटी। तो ग्रोथ कम होना और प्रीमेच्योरिटी, ये दो चीजें हैं जिसके लिए हम थोड़ा सा ज्यादा चिंतित रहते हैं इस स्थिति में। अब प्रीमेच्योरिटी भी कितनी है, यदि ये स्थिति बहुत जल्दी डेवलप हो गई है तो आपको अल्टीमेटली इलाज के लिए डिलीवरी करानी पड़ रही है। तो यदि कोई बच्चा 28 हफ्ते 30 हफ्ते में डिलीवर हुआ है तो वजन बहुत ही कम निकला और उसमें से उसकी ग्रोथ भी कम हुई है, तो ये डबल मुश्किल हो गई। और यही स्थिति को यदि हम जैसे तैसे करके थोड़ा आगे ले गए और समझो 8वें 8.5 महीने तक डिलीवर करा है तो बच्चे का वजन थोड़ा ज्यादा निकला, तो उस बच्चे को संभालना थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि बेटर रहेगा। तो प्रीमेच्योरिटी की प्रॉब्लम और ग्रोथ कम होने की प्रॉब्लम, ये दो चीजें हम बच्चों के साथ देखते हैं। जी मैम, इसके बाद चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के बिहाफ पर कि आप अपने एंड पर उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहले उसको आपने डायग्नोस कर लिया है, कोर्स ऑफ एक्शन आपने उनको बता दिया कि ये कुछ आपको सावधानियां बरतनी है, ये मेडिकेशन लेना है। घर पर रह करके किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल में रख सकते हैं और एक बेहतर बेबी की हम उम्मीद कर सकते हैं? यदि हम चाहें कि ये परेशानी आए ही नहीं, शायद आप ये पूछना चाहते हैं, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा प्लान्ड प्रेगनेंसी होनी चाहिए। प्लान्ड प्रेगनेंसी में मैं ये चाहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बहुत देखने में आजकल आ रही है कि BMI बहुत ज्यादा रहता है। इस बात से मेरा मतलब है कि आपकी हाइट के अनुपात में आपका वजन कितना है। वजन का ज्यादा होना बहुत बड़ी बीमारी है, तो वजन कंट्रोल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना है ये इजीली आप गूगल में से निकाल सकते हैं, तो आपका वजन कंट्रोल में रखिए। यदि आपको पहले से कोई बीमारी है तो आप उसको कंट्रोल में लाइए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। आपके सारे स्ट्रेस फैक्टर्स को कम करिए, आप मेंटली और फिजिकली तैयार होइए प्रेगनेंसी के लिए, फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डॉक्टर की निगरानी में रहो। ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई हमारे मम्मी के टाइम, हमारे दादी के टाइम तो जाते ही नहीं थे डॉक्टर के पास और घर में डिलीवर होते थे। ये समय आज वो नहीं है कि हम 8 बच्चे करें और उनमें से 2 हमारे पास रह गए तो चलो, हम 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, हमें 100% रिजल्ट चाहिए। और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जब हम जानते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमें करना ही है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल अच्छी होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको मॉडिफाई करके हम चाहें तो चीजें कॉम्प्लिकेशंस को डिक्रीज कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन आ भी जाए तो उनको हम बचा सकते हैं। जी, तो हम लाइफस्टाइल में आपने बताया, तो एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या खान पान रिलेटेड भी कोई प्रिवेंशन या अपना डूज एंड डोंट्स आप बताना चाहेंगे जो इस चीज को ट्रिगर करते हो? खाने से ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली यदि आप बहुत जंक फूड खाते हैं, खाना पीना आपका अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपके वजन और आपकी इम्यूनिटी और इन सब चीजों पे वो असर करता है। जी, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका ऐसा कुछ? डायरेक्ट इम्पैक्ट प्री-एक्लेम्पशिया पे नहीं है, क्योंकि इसका मेन कारण जो है वो प्लेसेंटा की प्रॉब्लम का है। जी, प्लेसेंटा बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो उसको हम रोक नहीं पाएंगे। वरना डेफिनेटली यदि आपको बुरी लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया है, तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि आपको बीपी आ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज आया हुआ है, उसके बाद में ये चीज डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये डायरेक्ट नहीं है सर, तो बेसलाइन अच्छी रखिए। जी, तो थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों, जैसा कि अगर हम इस
इंटरव्यू को सम अप करें तो मैम का ये कहना है कि सबसे पहले तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसको प्लान मैनर में जाएं। उसमें तीनों चारों फैक्टर मैडम ने बताए कि फाइनेंशियल फैक्टर भी है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसका फैक्टर भी है, साथ में आपके जो स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें हैं वो भी हैं, साथ में आपका सपोर्टिंग सिस्टम किस तरह का, उन सारे फैक्टर्स को आपको देखना है। इसके अलावा मैम का ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है तो उसकी डायग्नोसिस होने के बाद जो आपको ट्रीटमेंट्स और प्रिकॉशंस बताए जाएं, जो मेडिकेशंस बताए जाएं, जिस टाइम पर आपको वो दोबारा आकर के मैम को मिलना है वो आप जरूर उनका फॉलोअप करें, उनका ध्यान रखें। और इसके बाद जब मैम का ये कहना है कि अगर फिर भी अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है तो जो हॉस्पिटल द्वारा चीजें बताई जा रही हैं उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आगे किसी और खराब कंडीशन में आप ना जाएं। मैम का ये भी कहना है कि ये जो कंडीशन है प्रेगनेंसी के पहले और बाद दोनों में इनविजिबल हो जाती चली जाती है और इससे आप बेफिक्र रह सकते हैं। बस ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको उसके बारे में केयर करनी है। अगर आप इसको करते हैं तो जो जच्चा और बच्चा, जो माँ और बेबी है, दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको मतलब जो मातृत्व सुख है बहुत अच्छा मिल सकेगा। आज की इंटरव्यू के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक पर आपके साथ। अगर दर्शकों उसके बावजूद आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो इस विषय को लेकर के तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो मैम से जब हम नेक्स्ट मुलाकात करेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में यही समाप्त करते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद।